हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 13 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं और स्टैटिक जीके भी आपका कवर कराया जा रहा है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ आपके सामने ये प्रेजेंट है वीडियो। शुरू करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने इसे जीता था। इसके अलावा विश्व ई वाहन दिवस मनाया गया 9 सितंबर को। और सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई अड्डा या एयरबेस बनाने की घोषणा की है। तो कहां पर? लद्दाख में। इसके अलावा अभी हाल ही में 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। और सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है विराट कोहली ने। वहीं जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी। और यूएस ओपन में पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है राजीव राम और जो सालिसबरी की जोड़ी ने। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि नाजमा अख्तर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला हुआ है। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदन ये रहे तीसरे स्थान पर। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यहीं पर हमारी ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज वगैरह सब आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा हुई, इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अभी आईमैक पर एक समझौता हुआ है। आईमैक जो है क्या है? ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से और आगे चल करके यूरोप से जोड़ेगा। अब यहां पर देखो, इनमें कौन कौन सा देश शामिल नहीं है या कौन सा देश शामिल है। तो इसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, इटली भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, लेकिन चाइना जो है ये शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये पार्टिसिपेंट हैं। इन देशों के बीच में अभी ये समझौता हुआ है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसमें शामिल है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के सभी देश, इंडिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, तो G20 की मीटिंग करने आए थे ये लोग, तो इस डील पर साइन हुआ है। ये एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब देखो, जो बाइडेन चाचा जो हैं ये क्यों बार बार मोदी मोदी कर रहे थे, क्यों बार बार इंडिया की सारी बातें आराम से सुनते चले जा रहे थे? यही कारण है। कारण ये है कि वो चाहते हैं ना कि ये एक कॉरिडोर बने जिससे भारत जो है अपना ज्यादातर व्यापार यूरोपीय देशों से करे और इन कंट्रीज से करे। रसिया से उतनी डिपेंडेंसी कम हो जाए। साथ ही साथ भारत जो है एक बड़े मार्केट के रूप में उभर ही रहा है। तो अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को अच्छे से मतलब तवज्जो मिल गई, तेजी से ये शुरू हो गया, तो उधर चाइना को भी काउंटर कर सकेंगे, चाइना को भी थोड़ा कमजोर कर सकेंगे। ये रहा कॉरिडोर। ध्यान से देख लो, इस चीज को इतना डिटेल में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। यहां पर देखो, यहां से निकलोगे मुंबई से, ठीक है, मुंबई से आओगे यहां पर यूएई में, ठीक है, शाहरुख खान भाई साहब यहाँ पर बढ़िया बनाए ही हैं रौला अपना इंडिया का। इसके बाद यहाँ यूएई से इंटर करोगे आप सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में आप देखोगे यहाँ पर ये सब जगह स्थान है, पॉइंट है, स्टॉप है, समझ लो। ये सभी पोर्ट जो है यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इधर आ जाएंगे इजराइल में। इजराइल में है हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट भी इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, देखो ये जो डॉट 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 है ये है सी रूट, और यहाँ से ये रेलवे रूट होगा। फिर यहाँ सी रूट बीच बीच में ऐसे है। यहाँ जो हाइफा पोर्ट है ना इजराइल का, ठीक है तो इजराइल, लेकिन यहाँ इजराइल लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है। क्यों ऐसा? हाइफा पोर्ट अगर आपको याद हो तो अडानी चाचा इसको ले लिए हैं, है ना, तो ये भी हो गया एक प्रकार से भारत का ही हुआ। तो हाइफा पोर्ट जो है, हालांकि वो इजराइल अपना फ्रेंडली कंट्री है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जुड़ जाए इससे। इसके बाद यहाँ से फिर सी रूट से जाएंगे इधर, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे पूरा यूरोपियन यूनियन को कवर करेंगे। तो ये होगा नया कॉरिडोर। इससे क्या होगा? इस माध्यम से, इस रूट से व्यापार होगा। अगर आपको याद हो तो बहुत दिन पहले मैंने बताया था कि यूएई और मुंबई के बीच में एक एक अंडर वाटर एक टनल बनाई जानी है, जिसमें रेलवे सुविधा भी होगी और साथ ही साथ वहीं से तेल का भी, ऑयल का भी एक्सचेंज हो सकेगा। तो वो रूट हो सकता है यही वाला हो। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। तो ये एक कॉरिडोर जब बन जाएगा ना, तो व्यापार 40% तक बढ़ जाएगा इंडिया का मिडिल ईस्ट से और यूरोप से। ठीक है,
दूसरी चीज, अब आपको याद होगा यहाँ पर देखो ये चाबहार बंदरगाह यहीं ईरान है ना, ईरान का चाबहार बंदरगाह ये भी भारत ही बना रहा था, लेकिन अब इससे ईरान भी अलग थलग हो जाएगा जो कि अमेरिका चाहता है। यहाँ पर अगर आपको सीपीईसी अगर याद हो, मैंने एक वीडियो बना करके बताया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ऐसे गुजर रहा था ना, ऐसे गुजर रहा था पीओके से होकर के, वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल डूब ही चुका है। इतना ज्यादा लोन हो गया, मतलब इतना ज्यादा खर्च कर दिया चाइना ने, लेकिन कोई रिस्पांस दिख नहीं रहा है वहां पर, सब जो मजदूर है वो भाग जा रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही हैं जिस वजह से ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मूवमेंट माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इससे बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आने वाले मार्केट हो चाहे अभी का मार्केट हो, सबसे बड़ा मार्केट इस समय इंडिया ही चल रहा है भाई। तो G20 शिखर सम्मेलन में ये घोषणा हुई, व्यापार 40% तेज हो जाएगा, ये सभी देश इसमें शामिल है। समझ में आया ही ना आई मैक क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विजयवाड़ा गेट्स आईजीबीसी ग्रीन रेलवे स्टेशन। ग्रीन रेलवे स्टेशन का ये टैग कब मिलता है? जब कोई रेलवे स्टेशन पर्यावरण मानकों को सुधार करता है, वहां पर पर्यावरण मानकों को ध्यान में रखते हुए चीजें करता है, यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ कार्बन एमिशन को भी जीरो करने पर भी ये काम कर रहा होता है, सोलर पैनल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा यूज, यानी कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा यूज कर रहा होता है। तो ऐसे सब जो स्टेशन होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, जैसे बाकी के भी जो स्टेशन है वो भी प्रोत्साहित हो सके। तो इसलिए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ये मिला है। आईजीबीसी मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसके द्वारा ये ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सर्टिफिकेटिंग सिस्टम है, स्वैच्छिक पहल है, उद्देश्य रेलवे स्टेशन में हरित अवधारणाओं को अपनाना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश चर्चे में क्यों क्यों रहा था अभी पिछले दिनों में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी आपको बताया था मैंने कि सीआईडी ने वहां के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है ना, इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्व सीएम और अभिनेता रहे एनटी रामाराव, एनटीआर जिन्हें कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया। जगन्ना अम्मा वोडी योजना एक शुरू की गई है जो मासिक वित्तीय सहायता करेगा महिलाओं को। एडीबी ने 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं आंध्र प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। सीएम जगनमोहन रेड्डी भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री बनकर के उभरे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये राज्यों के सीएम की नेटवर्थ बताया गया था। ये आंध्र प्रदेश से रहा करंट अफेयर का पॉइंट। अब आंध्र प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट देखिए। आंध्र प्रदेश देखोगे अगर आप तो आपको यहां पर मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम अब हो चुकी है। देखो, इसकी राजधानी अमरावती थी, फिर उसके बाद घोषणा किया इन्होंने कि हम 3 राजधानी रखेंगे। ठीक है, 3 राजधानी रखेंगे और 5 डिप्टी सीएम रखेंगे, हालांकि 5 डिप्टी सीएम हैं इनके। 3 राजधानी वाला ये राज्य बनने की घोषणा की है कि ये आंध्र प्रदेश का अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम को बनाएंगे। लेकिन फिर इनको कुछ दिन बाद फिर ऐसा ऐसा एहसास हुआ, नहीं नहीं केवल विशाखापत्तनम को बनाना चाहिए, उससे ज्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये विशाखापत्तनम को अपनी राजधानी घोषणा कर चुके हैं। सीएम जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सीएम है। ठीक है, जस्टिस एस अब्दुल नजीर यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर है पुलिकट झील, यहां से क्वेश्चन बनता है। कोलेरू झील भी है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है। इसके अलावा कुचिपुड़ी यहाँ का प्रमुख नृत्य है, इसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। 13+13 जिले, यहाँ पर 26 जिले हो चुके हैं। 13 जिले थे, इन्होंने हर एक जिलों को 2 टुकड़ों में बांट दिया तो हो गया 26 जिला। ठीक है, इसके बाद 175 विधानसभा में सीटें हैं, यहाँ पर विधान परिषद भी है। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 सीट आंध्र प्रदेश से जाती है। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब तो 29वां राज्य अलग हुआ था, लेकिन बाद में आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एक राज्य कम हो गया। इस हिसाब से अब टोटल राज्यों की संख्या 28 है। ठीक, चलो आगे। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो दरअसल अभी पुनर्नियुक्ति हुई है, यानी दोबारा से उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया जो पहले थे। संदीप बख्शी जी थे, इन्हीं को एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के ये एमडी और सीईओ थे, इनको देखिए अनदर 3 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिल गया है और आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। मैंने आपको कई बार बताया इस चीज को, जब भी कोई बैंक का शीर्ष अधिकारी जो शीर्ष पद होता है उसकी नियुक्ति करनी हो, पुनर्नियुक्ति करनी हो, कार्यकाल बढ़ाना हो, तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई ने परमिशन दे दी है, मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से इनको 3 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिल गया है। ठीक, 2018 से आईसीआईसीआई बैंक के ये एमडी और सीईओ हैं।
आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, ये एमडी और सीईओ हैं, ठीक है ना। आगे, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और सऊदी अरब, इन दोनों देशों ने अभी हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में यानी एनर्जी सेक्टर में एक समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइन एग्रीमेंट ऑफ ऑन कोऑपरेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर के लिए इन्होंने किया हुआ है ये सलमान साहब। तो ये आए थे नई दिल्ली में 10 सितंबर को, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर समझौता किया। अगर आपको याद हो तो उस दिन मैंने अभी आपको बताया था कि बायोफ्यूल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में बनाया था, जिसमें सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया था कि हम नहीं साइन करेंगे। ठीक है, तो अटकलें ये लगाई जा रही थी, मतलब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अरे सऊदी अरब से रिलेशन खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब ने देखो यहाँ पर दूसरा एनर्जी का समझौता कर लिया। बायोफ्यूल अलायंस में नहीं है सऊदी अरब, लेकिन यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में वो है। ठीक है, क्योंकि अब सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, इन सबको अच्छे से पता है भैया कि जब जब जिस दिन हमारा तेल खत्म तो समझ लो खेल खत्म। इसीलिए ये लोग ना टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या अदर जो चीजें हैं आने वाले फ्यूचर में उन पर ज्यादा फोकस हो रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि आजकल के जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ये लोग अपनी कंट्रीज में होस्ट करा रहे हैं। क्यों? जिससे इनके यहाँ का टूरिज्म और बढ़ सके, ये लोग अपने यहाँ के चीजों को दिखा सकें कि देखो हमारे यहाँ ये भी है। आप जाकर के बुर्ज खलीफा देख सकते हो, आप जाकर के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है ना। और एक और ये मून मून रिजॉर्ट बना था ना, मैंने बताया था आपको, वो देख सकते हो यूएई वगैरह में। तो ऐसे कतर में जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे खास करके ऐसा अक्षय ऊर्जा जिसे हिंदी में कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा, जो क्षय नहीं होती है, ठीक है ना, रिन्यूएबल होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर के लिए भारत और इनके बीच में समझौता हुआ है। भारत के विद्युत मंत्री आर के सिंह और सऊदी अरब के प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद, ये आए थे, दोनों लोगों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया। सऊदी अरब आया है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में सऊदी अरेबिया है कहां पर। ग्लोब में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है, सिंपली आप यही, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पकड़ के आ जाओ तो यहां पर आपको ये जो देश दिखेगा ना बड़ा सा, ये दिखेगा सऊदी अरेबिया। इधर यूएई है, इधर ओमान है, इधर यमन है, और यहां पर ये पड़ जाता है सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, तो इसी के साथ ये अभी डील हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब की के बारे में, रियाद रियाल मजलिस अल सूरा याद रखिएगा। रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है यहाँ की मुद्रा, मजलिस अल सूरा यहाँ की संसद का नाम है। मोहम्मद बिन सलमान जो है यहाँ के क्राउन प्रिंस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने किन लोगों के लिए कलैगनार मगलनीर उरीमान थोराई थिट्टम मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो ये मासिक वित्तीय सहायता है, किसके लिए इन्होंने शुरू की है? महिलाओं के लिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे लगभग लगभग सभी राज्य जो हैं वो महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू कर रहे हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली योजना 2.0 देखो, चाहे आप अभी मैंने आपको बताया जगन्ना वाला, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का आप देखो, राजस्थान देखो, बहुत सारे राज्य जो हैं वो महिलाओं का मासिक वित्तीय सहायता, मंथली एक फाइनेंशियली कोई 1,000 रुपए दे रहा है, कोई 1250 रुपए दे रहा है, कोई 1500 रुपए दे रहा है, ऐसे ऐसे करके सब लोग वित्तीय हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.06 करोड़ विमेंस एलिजिबल फॉर तमिलनाडु, इतनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट मंथली अलाउंस ऑफ 1000। तो ये सीएम जो स्टालिन है, एम के स्टालिन, इन्होंने घोषणा की है, डीएमके पार्टी से हैं ये। तो 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा महिलाओं को। क्लियर, अब ये तो तमिलनाडु की बात हुई, तो तमिलनाडु देख लेते हैं करंट अफेयर में किन किन वजहों से पिछले दिनों में चर्चे में रहा था। तो एक तो यही वाली बात हो गई, दूसरा अभी यहाँ के सलेम सागो साबूदाना को जीआई टैग मिला। वैसे तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो वो जीआई टैग पर रिसेंट जो वीडियो आएगी उस पर मिलेगा। देखो एक चीज और, अभी आजकल ना मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, कारण इसके पीछे का है, इधर बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसके बाद जल्द ही आपको सारी चीजें मिलेंगी, और क्लास तो आज से शुरू हो जाएगी, सब कुछ लगभग लगभग सॉर्ट आउट हो गया है। अब आपको क्लासेस भी मिलेंगी रेगुलर यूट्यूब पर भी। ठीक है, अब तक कोर्सेज में ज़्यादा आ रही थी, कारण ये था कि एग्जाम्स वगैरह लगे थे, तो कोर्सेज में तो आएंगी ही आएंगी, और अब यूट्यूब पर भी आपको तेजी से वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और शाम वाली जो क्लास है वो आज से शुरू होगी, कल नहीं हो पाई थी, आज से शुरू होगी 6 बजे से। ठीक है, रिविजन जनवरी से लेकर के सितंबर तक का।
तिरुपुथुर जिले में 30 दिनों में 1546 खेत तालाब बनाकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अभी मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार एम.के. स्टालिन ने किया था। चेन्नई में पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया जा रहा है। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र यहां पर खोला गया है। और अभी चेन्नई में ही हुआ था हॉकी चैंपियनशिप, जहां पर भारत ने खिताब जीता, बोमन जिसका मस्कट था। तमिलनाडु यहां पर आप देख लो। अब स्टैटिक पॉइंट, तमिलनाडु आपको यहाँ पर सबसे दक्षिण में दिख जाएगा। राजधानी यहाँ की चेन्नई है। 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीट यहाँ से जाती है। आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई है, गोंडी नेशनल पार्क है। भरतनाट्यम याद रखिएगा, भरतनाट्यम दुनिया का सबसे प्राचीनतम ये नृत्य है, ठीक है, भरतनाट्यम। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट निकल के आई, एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट में यह बताया गया कि सांसदों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं, खास करके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं, उसमें टॉप पर कौन से राज्य हैं, कौन सी पार्टी है, कौन सा पार्टी में कितनी संख्या है के मामले में, कितने परसेंटेज के मामले में, ये सारी रिपोर्ट आई, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। यहां पर जो है केरल टॉप पर रहा है। इसके सांसदों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं, यानी केरल में जो है, यहां पर देखो, केरला टॉप्स लिस्ट ऑफ एमपी विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, 73% हैव केसेस अगेंस्ट देम, रिवील्स एडीआर रिपोर्ट। तो 73% ऐसे वहां के सांसद हैं केरल के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब केरल के जो विधानसभा है उसके वाले सदस्य नहीं, केरल से जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो सदस्य, ठीक है, उन्हें सांसद कहेंगे। चलो मैं बता दे रहा हूं, देखो एक चीज, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे अपनी है पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद मैंने आपको बताया हुआ ना, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, यानी एमपी कहलाते हैं। चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहलाएगा। और राज्यों की विधानसभाएं होती है, मतलब हर राज्य में विधानमंडल होता है। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है। तो ये राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। अब ये जो विधानमंडल है इसे क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यहाँ पर एक होता है असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल मतलब परिषद, तो विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। इसके जो सदस्य होंगे वो कहलाएंगे एमएलसी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो विधानसभा के जो राज्यों, जो सभी राज्यों में है, उसके जो मेंबर होंगे वो कहलाएंगे एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके एमएलए कहलाएंगे। यहां पर बात हो रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। इतना समझ में आया? आगे आ जाओ अब। यहां पर देखो, 40% ऑफ द सिटिंग एमपी हैव डिक्लेयर क्रिमिनल केसेस। भारत में जितने भी संसद हैं उनमें से 40% के हिसाब से 40% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। समझे भैया? जो वोट देने जाते हो, जानो अपने सांसदों को कि 40% उनमें से क्रिमिनल केसेस वाले हैं। और तो और आरजेडी जो है इसके पास मोस्ट नंबर नहीं कहेंगे, मोस्ट परसेंटेज कहेंगे, ठीक है ना। मोस्ट परसेंटेज के हिसाब से आरजेडी जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, इसके 83% के एमपी जो हैं वो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। एक्चुअल में 83% इसे देखने में ज्यादा लग रहा है, 5 आउट ऑफ 6 कहोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इनके 6 टोटल हैं एमपी, और उनमें से 5 जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। सबसे ज्यादा के मामले में ना बीजेपी ही है टॉप पर, ठीक है। जो इतना बोलते रहते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, देखो लो कितना है इनके जो है 139 जो हैं, 139 इनके सांसद क्रिमिनल केसेस वाले हैं, ठीक है, 385 में से। और देखो इसके बाद कांग्रेस देखो कहाँ गया। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बीजेपी इतना है, आम आदमी के 27%, बीजेपी 36%, और उसके बाद कांग्रेस जो है, ये तृणमूल कांग्रेस है 39%। कांग्रेस कहाँ गया? ये 43 आउट ऑफ 81, कांग्रेस की 81 में से 43 जो है एमपी इनके हैं। दो बड़ी पार्टियां, दोनों के देखो कितने कितने सांसद जो हैं क्रिमिनल केसेस वाले हैं, ठीक है। फिलहाल बहुत ज्यादा जवान मूवी से इंस्पायर भी मत होना। 763 सदस्यों में 306 जो हैं ये हैं, और 40% जो है अपने आपराधिक मामले रखते हैं। 763 टोटल सदस्य का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर फिर वही बात, एमपी की बात की जा रही है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिला करके 763 सदस्य, ठीक है। लोकसभा में आप मुझे कमेंट करके बताओ कितने सदस्य रहते हैं अभी वर्तमान में, कितने हैं, और राज्यसभा में कितने वर्तमान में है, कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए, तो बाकी चीजें ये हो गया। देखो सबसे ज्यादा आरोपी संसद भाजपा में है। आगे,
यूपी पेट स्पेशल कोर्स है, 399 रुपए में अभी मिल रहा है। आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग मुझसे जीएस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि एक बार जिंदगी में इत्मीनान से जीएस पढ़ लें, उसके बाद जीएस की झंझट ही खत्म हो जाए, तो आप जीएस सफलता 2.0 बैच एक बार लेकर के देखो। यकीन मानो, आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको वो बेड़ा पार करा देगा। और अब तो देखो ये सीईटी आ गया है, अनाउंस हो रहा है, सीईटी आने वाला है, तो उसमें तो सब कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, सारा कुछ कॉमन ही हो जाएगा। तो इसलिए समझ लो कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ना आपको वही सारी चीजें पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो जीएस सफलता 2.0, तो आप समझ लो कि आपका जीएस का डर तो हर एक एग्जाम के लिए खत्म ही हो जाएगा। चलिए, तो एमसीटी ऐप पर ये चीजें मिलेंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। बाकी हमारी ई बुक वगैरह आ गई है। एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन, कल मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था इस बात को, कि जो 2 रुपए का मतलब जो फ्री में किया गया था ना जुलाई, वो अब समय समाप्त हो रहा है। और आज आज रात 11:59 के बाद से 2 रुपए की ई बुक जो आपको मिलती थी जुलाई वाली, वो अब 20 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो आज आज मौका है, जिनको जिनको लेना है उसको ले डालो। इतने दिन से सैंपल के रूप में आपको दिया गया था। ठीक है, चलो, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी का जो व्हीलर सीनेट भवन था, या कहें कि हाउस था, उसका नाम अब बदल करके जयप्रकाश नारायण भवन किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी आप सबको पता है, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। ठीक है, तो इनके नाम पर ये रखा जाएगा। यहाँ पर देख लो, आर्टिकल भी है आपके सामने। तो नाम अब क्या होगा? जयप्रकाश नारायण अनुसद भवन होगा इसका नाम। ठीक है, 97 साल पुराना ये व्हीलर सीनेट हाउस है, पटना यूनिवर्सिटी में स्थित है। पटना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं गिरीश कुमार चौधरी, और उन्होंने ही अनाउंस करके ये बात बताई हुई है। ठीक है, आगे, ब्रिटेन ने हरित जलवायु कोष के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है? ठीक है, तो ब्रिटेन ने अभी दोस्तों 2 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 2 बिलियन यूएस डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है हरित जलवायु कोष के लिए, है ना। मोदी जी इनको भी छोड़े नहीं, कहे कि भाई आप कितना दे रहे हो दामाद जी, आप कितना दे रहे हो? सब तो दे रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम में, आप कितना दिए? तो ये कहे ठीक है, हम 2 बिलियन डॉलर देते हैं, 2 बिलियन डॉलर देते हैं। ठीक है, आपको पता हो इंडिया का ही इनिशिएटिव है कि हम लोग जो हैं, हम लोग ग्रीन एनर्जी पर काम करें। आपको अगर याद हो तो एक एक ओजी यानी 1 ग्रेड 1 वर्ड और 1 सन, ठीक है, OGOWOS, इस पर भी एक बातचीत चली थी कि जो कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं OGOWOS के तहत, यानी 1 ग्रेड 1 वर्ड और 1 सन के तहत, वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाए जहां पर सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, मैक्सिमाइज यूज किया जाए, और उस एनर्जी को दुनिया भर में सर्कुलेट किया जाए। तो इस पर भी बातचीत चली। तो मतलब भारत ऐसे ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेने में शामिल रहा है, अग्रणी देश कह सकते हैं रहा है। ठीक है, तो इसी मामले में यहाँ पर भी था। अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी आपने देखा ही। ठीक है, बहुत ज्यादा तो टेक्निकल नहीं जा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे, यहाँ ब्रिटेन ने क्या बात कही कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि यूएनजीए के द्वारा ही बनाया गया है, यूएनईपी है बेसिकली, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसी के तहत स्थापित किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये एक ऐसा फंड होता है जहां लोग क्लाइमेट के लिए अपना पैसा जमा करते हैं अपने हिसाब से। तो विकसित देश जो हैं ये जमा करते हैं, और विकासशील देशों को भी साथ में लेकर के चला जा सके, यानी विकासशील देश जो हैं वो भी अपने यहाँ क्लाइमेट को लेकर के कुछ काम कर सकें, कार्बन एमिशन को कम करने में, या पर्यावरण को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के ज्यादा करने में। तो इसलिए ये फंड बनाया गया है। तो विकसित देश जो हैं ये डोनेट करते हैं, और विकासशील देश जो हैं इसका मजा खाते हैं। ठीक है, तो यूके जो है 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए कुल 11.6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग, ये किसका सिंबल है? पाउंड स्टर्लिंग का। ठीक है, आज के टाइम पर 106 रुपए है इसकी वैल्यू। ठीक है, 1 पाउंड स्टर्लिंग लगभग 14.46 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर का ये अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त देगा इसके बीच में अंतराल में ब्रिटेन। क्लियर? अगला, हाल ही में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसको जीत लिया है भारत ने। भारत बन गया है सैफ अंडर 16 चैंपियन। भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है और जीत लिया है खिताब। ये भारतीय टीम है, और ये चैंपियनशिप हुआ कहां पर? भूटान में हुआ था। ठीक है ना, तो सैफ अंडर 16 का चैंपियन कौन बन गया? भारत। भारत 5वीं बार ही बना है, 5वीं बार भारत ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 2 और रिवीजन करिएगा, इसमें जो मेन वाली टीम है ना, ये तो अंडर 16 का हुआ। ठीक है, जो मेन वाला टीम है पुरुषों का, उसका खिताब इस बार भारत ने जीता है। किसने जीता है?
भारत ने जीता है सैफ चैंपियनशिप, ठीक है। और महिलाओं वाला जो हुआ था उसको बांग्लादेश ने इस बार जीता है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? सैफ का मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सॉफ्टवेयर डेवलपर डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया। इन्होंने किस टूल का निर्माण किया था? डेनिस ऑस्टिन। इनकी वजह से ही हम लोग पीपीटी चला पाते हैं, है ना। तो ये पावर पॉइंट का निर्माण किए थे, पावर पॉइंट जो है ये डेवलप किए थे, जो कि विंडोज ऑफिस का ही, या कहें कि एमएस ऑफिस का ही, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही एक टूल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टूल लिखा गया है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर का टूल है, ठीक है ना। पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के तहत पावर पॉइंट भी आता है, एमएस एक्सेल भी आता है, एमएस वर्ड भी आता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ डेनियस ऑस्टिन जो है 76 साल की उम्र में चल बसे। ये हैं डेनियन, ये थे मतलब डेनिस ऑस्टिन। क्लियर है? इनके बारे में ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, बस क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और एमजेटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी ही डेली करंट अफेयर पाने के लिए आप लोग ये वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और चैनल को शेयर भी कर सकते हो अपने यार दोस्त भाई बहन माता पिता सबके पास भेजो। ये न्यूज में जाकर के सब चिल्लो गुहार क्यों देखते हैं? यहाँ पर आकर के 20 मिनट में देखो ना, पूरा दिन भर का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो सारी चीजें बताई जाती है। तो आप इसको फॉलो करने को कहिए अपने घर वालों को, ठीक है। चलो, यहाँ पर लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने पूछा था आपसे महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है, तो ये ईगा स्वितक ने जीता है फ्रेंच ओपन में, ठीक है ना। अरीना सेबलेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये फ्रेंच ओपन, और इन्होंने विंबलडन ओपन और इन्होंने यूएस ओपन जीता था। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में कौन सा देश नहीं शामिल हुआ, तो देखो ये चाइना, रसिया और सऊदी अरेबिया, ये तीनों नहीं शामिल हुए थे इसमें, ठीक है। आगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय में नहीं दिया जाता है, इसको आपको आज बताना है, किस सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता है, किस कैटेगरी में। भारत का ऑटोमोटिव उद्योग जो है, ऑटोमोटिव उद्योग पूरे विश्व में किस स्थान पर है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कल की वीडियो अगर ध्यान से देखे होंगे या कल की पीडीएफ ध्यान से पढ़े होंगे तो आप जरूर इसका आंसर कर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अब अगले दिन की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।